गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लॉर्ड सभा के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने ब्रिटेन की संसद के बारे में देखा था। ब्रिटेन की संसद के 2 सदन हैं, ये हम देख चुके थे। उसमें हम कॉमन सभा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। कॉमन सभा का संगठन, उसके कार्य और उसके अध्यक्ष, स्पीकर के कार्य और शक्तियाँ, और ब्रिटिश कॉमन सभा की अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से तुलना, प्रदत्त व्यवस्थापन, ये सब हम देख चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे ब्रिटेन का जो दूसरा सदन है, जिसे हम लॉर्ड सभा के नाम से जानते हैं, उसके बारे में। तो ब्रिटेन की लोक सदन इंग्लैंड का ब्रिटिश लॉर्ड सभा इंग्लैंड का द्वितीय सदन है, परंतु वैसे ये सदन कॉमन सभा से पहले बना। लॉर्ड सभा विश्व का प्राचीनतम विधायिनी सदन है। यह कॉमन सभा से अधिक कुलीन तंत्रीय, शानदार तथा वैभवशाली सदन है। इसमें शान शौकत, अमीरी और अवकाश का वातावरण रहता है। आज से लगभग 100 वर्ष पहले लॉर्ड सभा को कॉमन सभा की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त थी, परंतु लोकतंत्र का विकास होने के फलस्वरूप धीरे धीरे इसकी शक्तियां छिनती गईं और कॉमन सभा की बढ़ती गईं। सन 1911 के संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद लॉर्ड सभा के पास केवल नाम मात्र की शक्तियां बची हैं। अब हम देखते हैं कि लॉर्ड सभा की जो रचना है वो किस प्रकार से होती है। तो लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या सदा बदलती रही है। इस समय इसके सदस्यों की संख्या लगभग 670 है। लॉर्ड सभा की रचना कई प्रकार के सदस्यों से मिलकर होती है और वह विविध प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा इस सदन के सदस्य बनते हैं। लोक सदन के या लॉर्ड सभा के जो सदस्य हैं वो निम्न 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आध्यात्मिक लॉर्ड, वंशानुगत या पैतृक पीयर, आजीवन पीयर और कानूनी लॉर्ड। तो सबसे पहले है ना, हम देखते हैं आध्यात्मिक लॉर्ड कौन होते हैं। आध्यात्मिक लॉर्ड की संख्या 26 रहती है। वे सभी इंग्लैंड की चर्च के बिशप होते हैं। कैंटरबरी और यॉर्क के आर्क बिशप पदेन लोकसभा के सदस्य होते हैं। शेष धार्मिक लॉर्ड्स अपने धार्मिक पद पर नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता के आधार पर लॉर्ड सभा की सदस्यता ग्रहण करते हैं। वंशानुगत या पैतृक पीयर, तो वंशानुगत या पैतृक पीयर जो है 1 दिसंबर 1999 से लॉर्ड सभा में वंशगत पीयरों की 3 श्रेणियां हैं। वे जो अपनी दलीय साथी पीयरों से निर्वाचित किए जाने वाले पदाधिकारी जिन्हें संपूर्ण सदन निर्वाचित करता है। दूसरा वे पीयर होते हैं जो राजघराने के सदस्य होते हैं। और इसी प्रकार से जो तीसरे प्रकार के होते हैं 11 नवंबर 1999 से बाकी पीयर अब सदन के सदस्य नहीं रह गए हैं। जनवरी 2000 से 75 निर्वाचित दलीय सदस्य तथा 15 पदधारी सदस्य रह गए हैं। तो इस प्रकार से वंशगत या पैतृक पीयरों की नियुक्ति की जाती है। आजीवन पीयर, तो सन 1958 के आजीवन पीयरेज एक्ट ने साम्राज्य को प्रधानमंत्री के परामर्श पर आजीवन पीयर नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की है। एक्ट ने आजीवन पीयरों की संख्या निर्धारित नहीं की है। साम्राज्य सामाजिक और राजनीतिक जीवन के प्रतिष्ठित एवं अनुभवी स्त्री पुरुषों को आजीवन पीयर नियुक्त कर सकते हैं। अगला है इसके अंदर कानूनी लॉर्ड या लॉर्ड्स ऑफ अपील का। तो लो लॉर्ड्स अथवा अपीली लॉर्ड्स जो है लॉर्ड सभा की बैठकों में तभी भाग लेते हैं जब वह अपील के अंतिम या उच्चतम न्यायालय के रूप में कार्य करती है। और वर्तमान में लॉ लॉर्ड्स की जो संख्या है वो 9 हो गई है। अब हम देखते हैं, तो इस प्रकार से लॉर्ड सभा की रचना होती है। इसके अंदर 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं: आध्यात्मिक लॉर्ड, वंशगत या पैतृक पीयर, आजीवन पीयर और कानूनी लॉर्ड। अब हम देखते हैं लॉर्ड सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार। तो लॉर्ड सभा के सदस्यों के कुछ विशेषाधिकार हैं जो निम्न हैं। सबसे पहला है बोलने व सरकार की आलोचना का अधिकार। तो सदन के अंदर सरकार की कड़ी से कड़ी आलोचना करने और उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी आलोचना ये कर सकते हैं और उनके विरुद्ध कोई मुकदमा भी दायर नहीं किया जा सकता। बंदी बनाने से मुक्ति मिली होती है, ये इनका विशेषाधिकार है कि ये जो भी कार्य करते हैं या जो भी बोलते हैं अधिवेशन काल में इन सदस्यों को बंदी नहीं बनाया जा सकता। सम्राट से भेंट का अधिकार, तो संसद लॉर्ड सभा के सदस्य को यह अधिकार है कि वे सम्राट के पास व्यक्तिगत रूप से जाकर अथवा सार्वजनिक रूप से जाकर सार्वजनिक मामलों में बातचीत कर सकते हैं। कॉमन सभा के सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।
जितने भी पीयर बनाने वाले विधेयक होते हैं वो सीधे सीधे लॉर्ड सभा के अंदर ही जाते हैं। अपील का उच्चतम न्यायालय है ये, और जब कोई अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में ये बैठती है तो इसके अंदर 9 कानूनी लॉर्ड अवश्य उपस्थित रहने चाहिए। कॉमन सभा द्वारा चलाए गए महाभियोग की लॉर्ड सभा जो है जांच करती है। इसी प्रकार से विशेष अधिकारों का प्रयोग जो है हर समय कर सकती है। कॉमन सभा के सदस्य अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग तब कर सकते हैं जब तक संसद का अधिवेशन हो रहा हो, परंतु लोक सभा के सदस्य अपने अधिकारों का प्रयोग इसके अधिवेशन के बाद भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि लोक सभा का जो सदस्य अधिकारी होता है वो कौन होता है, लोक सभा की जो कार्यवाहियाँ कौन संचालित करता है। तो लोक सभा के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं, तो लोक सभा का सभापतित्व लॉर्ड चांसलर करता है, वह पदेन सदन की अध्यक्षता करता है। राजा की ओर से कुछ अन्य ऐसे पीयर लोगों की नियुक्ति भी होती है जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से सदन के स्थायी कर्मचारियों में सदन का लिपिक होता है, जेंटलमैन, उशर ऑफ द ब्लैक रोड व सार्जेंट एट आर्म्स प्रमुख होते हैं। अब लॉर्ड सभा की जो गणपूर्ति है वो जो है गणपूर्ति इसकी 3 है, मतलब आपने देखा इसकी सदस्य संख्या करीबन 670 है, लेकिन इसकी गणपूर्ति कितनी 3, यानी कि 3 व्यक्ति यदि सदन के अंदर आ जाएं तो भी सदन की कार्रवाई संचालित की जा सकती है। अब देखते हैं हम लॉर्ड सभा के कार्य और शक्तियाँ। लॉर्ड सभा क्या क्या कार्य करती है, तो सबसे पहला है परामर्श संबंधी कार्य। तो जब कॉमन सभा का विघटन हो जाता है और मंत्रिमंडल अपना त्यागपत्र दे चुका होता है तो सम्राट या महारानी को परामर्श की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे समय में जो है लॉर्ड सभा उसको परामर्श देने का कार्य करती है। दूसरा है विधायी शक्तियाँ। तो सन 1911 ईस्वी से पूर्व लॉर्ड सभा को अवित्तीय मामलों में काफ़ी अधिकार थे। किसी भी साधारण विधेयक के लिए दोनों सदनों द्वारा पास होना आवश्यक था, परंतु 1911 तथा 1949 के संसदीय अधिनियमों के पारित होने से स्थिति में परिवर्तन आ गया है। सन 1911 के अधिनियम के द्वारा यह तय हो गया है कि लॉर्ड सभा साधारण विधेयक को केवल 2 वर्ष के लिए विलंबित कर सकेगी। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई साधारण विधेयक कॉमन सभा द्वारा 3 लगातार अधिवेशनों में पास हो जाए और यदि उसे फिर अधिवेशन समाप्त होने के 1 मास पूर्व उच्च सदन में भेज दिया जाए और यदि उसे उच्च सदन प्रत्येक अधिवेशन में अस्वीकार कर दे तो वह प्रस्ताव तीसरी बार उच्च सदन द्वारा अस्वीकृत हो जाने पर भी सम्राट के समक्ष उपस्थित किया जाएगा और सम्राट को की स्वीकृति के पश्चात वो कानून का रूप धारण कर लेगा। इसी प्रकार से सन 1949 के संशोधन अधिनियम द्वारा ये निश्चय किया गया है कि चाहे किसी विधेयक को लॉर्ड सभा अस्वीकार कर दे, परंतु यदि वह विधेयक कॉमन सभा द्वारा 2 अधिवेशनों में पास हो गया है और यदि कॉमन सभा के प्रथम अधिवेशन के दूसरे वाचन की तिथि तथा उस तिथि में जब दूसरी बार निम्न सदन के पास इसको पास किया था 1 वर्ष बीत गया हो तो वह विधेयक पारित समझा जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियमों के पारित होने के पश्चात लॉर्ड सभा के पास जो विधायी शक्तियाँ हैं वो है नाम मात्र की रह गई हैं। निश्चित रूप से लोक सदन के पास शक्तियाँ हैं, जो मुख्य शक्तियाँ हैं वो लोक सदन के पास है। अगला है वित्तीय शक्तियाँ। धन विधेयक केवल कॉमन सभा में पहले प्रस्तावित होते हैं और लॉर्ड सभा धन विधेयक को 1 मास से अधिक नहीं रोक सकती। 1 मास से अधिक देरी करने पर विधेयक को सम्राट की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से वित्तीय विधेयकों के संबंध में लॉर्ड सभा के पास केवल 1 माह की देरी करने का ही अधिकार है। अगला है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। तो मंत्रिमंडल को केवल कॉमन सभा ही अपदस्थ कर सकती है, लॉर्ड सभा नहीं, क्योंकि मंत्रिमंडल केवल कॉमन सभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। अगला है न्यायिक शक्तियाँ। लॉर्ड सभा को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। कॉमन सभा को इस क्षेत्र में अधिकार प्राप्त नहीं है। लॉर्ड सभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है वहाँ पर, परंतु समस्त लॉर्ड्स ये कार्य नहीं करते, अपितु केवल 9 कानूनी लॉर्ड ही ये कार्य करते हैं। अब देखते हैं हम लॉर्ड सभा की आलोचना। आपने देखा इसकी सारी शक्तियाँ देखी आपने, इसकी
परामर्श संबंधी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, कार्यपालिका संबंधी और अंत में न्यायिक शक्तियाँ। तो उस आधार पर ये कहा जाता है कि लोकसभा एक कमज़ोर सदन है, देरी करने वाला सदन है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कई आधारों पर आलोचना की जाती है। तो लोकसभा के संबंध में विभिन्न लोगों के विभिन्न मत हैं। कुछ लोग लोकसभा को समाप्त, कुछ लोगों की राय में लोकसभा को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि यह एक अत्यधिक दोषपूर्ण संस्था है, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो लोकसभा को एक उपयोगी संस्था मानते हैं और उसे बनाए रखना चाहते हैं, परंतु ये लोग इसे वर्तमान रूप में नहीं रखना चाहते। उनका कहना है कि लोकसभा का सुधार होना चाहिए, इसलिए तर्कों के आधार पर लोकसभा की आलोचना, निम्न तर्कों के आधार पर लोकसभा की आलोचना की जाती है। तो सबसे पहला है लोकसभा अप्रजातांत्रिक है। तो लोकसभा अलोकतंत्रिता का प्रतीक है क्योंकि उसकी सदस्यता का आधार वंशानुगत है। वंशानुगत होता है जो लोकतंत्रीय प्रणाली के पूर्णतः विरुद्ध है। तो लोकसभा की जो सदस्यता का आधार केवल लोकतंत्र के प्रमुख तत्व निर्वाचन तथा योग्यता न होकर उत्तराधिकार व नामांकन है, इसलिए यह संस्था कैसी है? ये अप्रजातांत्रिक संस्था है। दूसरा है धनपतियों का गढ़। तो रैमजे मोर ने इसे धनपतियों का गढ़ कहा है। इसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों, कंपनियों के संचालकों व व्यवसायियों की भरमार है। ये सब निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति होते हैं और पूंजीपतियों के स्वार्थों का प्रभाव ही इस सदन पे सर्वथा दृष्टिगोचर होता है। तो ये धनपतियों का गढ़ कहलाता है, इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है और ये कहा जाता है कि ये आम जनता की समस्याओं से परिचित नहीं होते और इनको ये नहीं पता होता कि आम जन की क्या समस्याएं हैं और उनको कैसे उनका निराकरण किया जाए। अगला है अनुदारवादियों का प्रभुत्व। तो सामंती तथा धनिक वर्ग का प्रभुत्व होने के कारण यह सदन सदा ही प्रगतिशील विचारधारा का विरोध करता है। अनुदार दल की सरकार बनने पर यह कोई रुकावट नहीं डालता, परंतु मजदूर दल या उदार दल की सरकार बनने पर प्रगतिशील कानूनों के पास होने में ये रुकावट डालता है। तो इसमें ये जो सदन है इस पर अनुदारवादियों का प्रभाव ज़्यादा दृष्टिगोचर होता है। अगला है प्रगतिशील कानूनों में बाधा। तो इसके कार्यों के अध्ययन से पता चलता है कि लोकसभा ने केवल अपनी रचना के कारण उन सरकारों के विरोधी कार्यक्रमों में रोड़ा अटकाया है जो कि उदार तथा प्रगतिशील थे। अनेक अवसरों पर उसने अनुदारवादी सरकारों के उन कानूनों को मान्यता दी जिनके उदारवादियों की ओर से आने पर रद्द किया गया और उसके एक सदस्य के अनुसार वह एक स्वतंत्र सदन होने की अपेक्षा अनुदारवादी दल के एक अंग के नाते कार्य करता है। तो प्रगतिशील कानून में हमेशा ही इस सदन द्वारा बाधा उपस्थित की गई है। अगला है इसके अंदर सदस्यों की उदासीनता। तो आपने देखा कि इसकी जो गणपूर्ति है वो है 3, जबकि इसकी सदस्य संख्या है 670। आप सोचो कि 670 की संख्या वाला सदन, उसमें केवल यदि 3 व्यक्ति आ जाते हैं तो सदन की कार्यवाही संचालित की जा सकती है। तो इसके जो अधिकांश सदस्य होते हैं वो उदासीन रहते हैं, वो सदन के अंदर कभी आते ही नहीं। और कई बार तो कोई सदन है ना, कोई व्यक्ति ऐसे ही उठकर आ जाते हैं। तो एक बार ऐसे ही व्यक्ति बहुत लंबे समय तक सदन के अंदर नहीं गया, फिर एक दिन उसकी इच्छा हुई कि चलो सदन के अंदर सदन की कार्यवाही संचालित हो रही है तो चलकर देखना चाहिए। तो वो गया तो दरबार ने उसको रोक लिया कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। तो तब उसने अपना परिचय दिया कि मैं भी सदन का सदस्य हूँ। तो लोग इतने उदासीन रहते हैं कि सालों तक सदन के अंदर अपनी उपस्थिति देते ही नहीं। तो सदस्यों की उदासीनता रहती है। अगला है शक्तिहीन सदन। सन 1911 तथा 1949 के संसदीय अधिनियम पारित होने के पश्चात जो है लोकसभा बहुत कमज़ोर या अशक्तिहीन सदन बन गया है, इसलिए अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगला है इसके अंदर, अब हम देखते हैं इतना होने के बावजूद इसकी उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी उपयोगिता निम्न कारणों से बनी हुई है। सबसे पहला है लोक सदन की निरंकुशता पर प्रतिबंध, क्योंकि यदि दूसरा सदन नहीं होगा तो पहले सदन ने क्या काम किया, किस तरह के कानून बनाए, उन पर पुनर्विचार नहीं होगा। ना उनको ये देखा जाएगा कि इस कानून के अंदर कोई खामी तो नहीं रह गई, और एक ही सदन रहेगा तो उस पर अंकुश लगाने वाला यदि कोई सदन नहीं होगा तो लोक सदन निरंकुश हो सकती है। इसलिए द्वितीय सदन का होना जरूरी है। दूसरा है पुनर्विचारक सदन के रूप में, व्यवस्थापिका सभा के सदन के रूप में भी लोकसभा कुछ लाभदायक कामों को पूरा करती है, क्योंकि कॉमन सभा द्वारा पारित विधेयक का पुनः परीक्षण करे और उसके गुण और दोषों पर विचार करे। इस कारण भी लोकसभा की आवश्यकता है। तो मेरे पुनर्विचारक सदन के रूप में इसकी उपयोगिता अभी भी बनी हुई है। अगला है इसके अंदर ऊंचे स्तर का वाद विवाद।
क्योंकि इसके अंदर जो है इसके जो सदस्य होते हैं, लॉर्ड सभा में बहुत ऊंचे स्तर का वाद विवाद होता है, क्योंकि वहाँ अत्यंत योग्य व्यक्ति महारानी के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर नियुक्त होते हैं। और इसके अतिरिक्त लॉर्ड सभा की बैठकों में केवल वही लोग भाग लेते हैं जो जिनकी की राजनीति में रुचि होती है। और ये लंबे समय तक, क्योंकि आजीवन अपने पद पर रहते, तो इनका जो एक्सपीरियंस होता है वो भी बहुत लंबा होता है, तो इनके अनुभवों का हम लाभ उठा सकते हैं और ऊंचे स्तर का यहाँ पर वाद विवाद होता है। लोक सदन के कार्यभार को कम करना। वर्तमान में राज्य के कार्यक्षेत्र के विस्तार के साथ साथ सदन का भी कार्यभार बढ़ता जा रहा है। अकेले लोक सदन के लिए संपूर्ण कार्य का बोझ उठाना संभव नहीं है। अनेक विभाग प्रतिवर्ष अनेकों ऐसे बिल पेश करते हैं जिससे न तो विधान में कोई विशेष हेरफेर होता है और न ही सरकार अथवा विरोधी दल की नीतियों को चुनौती मिलती है। इसलिए ऐसे कम महत्वपूर्ण कामों को लोकसभा को दिया जा सकता है और लोक सदन के कार्यभार को कम किया जा सकता है। लोक सदन के सदस्य निर्भयता पूर्वक विचार प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो लोकसभा के सदस्य होते हैं अपने विचार निर्भयता पूर्वक प्रकट सकते हैं, क्योंकि उनका संबंध किसी दल से नहीं होता और उन पर किसी दल के नेता का कोई अंकुश नहीं होता। विलंबनकारी सदन के रूप में इसकी उपयोगिता है, क्योंकि लोकसभा विलंबनकारी सदन के रूप में भी पर्याप्त उपयोगिता है। सामान्यतः ये स्वीकार किया जाता है कि द्वितीय सदन को यह अधिकार होना चाहिए कि वह विधेयक पारित करवाने में कुछ देर कर सके, ताकि निम्न सदन जल्दबाजी में अथवा बिना जनमत जाने कोई विधेयक पास न कर दें। अगला है इसके अंदर शांत वातावरण में विचार। तो लोकसभा की एक अन्य उपयोगिता यह है कि इसके वातावरण में जो है कॉमन सभा के वातावरण की अपेक्षा शांत रहता है, तो शांत वातावरण में विचार हो जाता है। अब हम देखते हैं ब्रिटिश लोकसभा की अमेरिकी सीनेट से तुलना। तो सबसे पहले देखते हैं लॉर्ड सभा की रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से यदि हम देखें तो दोनों की रचना अलग अलग प्रकार से हुई है, क्योंकि इसके अंदर इसके जो लॉर्ड सभा है वो एक कुलीन तंत्रीय संस्था है। इसके विपरीत अमेरिकी सीनेट जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों की दृष्टि से यदि देखें तो साधारण विधेयकों के संबंध में सीनेट की स्थिति अधिक शक्तिशाली है। जहां तक विधेयकों के प्रस्तुतिकरण का प्रश्न है, दोनों की ही स्थिति एक समान है, क्योंकि सीनेट और लॉर्ड सभा दोनों में ही साधारण विधेयकों का प्रस्तुतिकरण हो जाता है, किंतु सीनेट की स्वीकृति के बिना अमेरिका में कोई विधेयक पारित नहीं हो सकता, जबकि इंग्लैंड की लॉर्ड सभा किसी भी साधारण विधेयक को केवल 1 वर्ष तक रोक सकती है। तीसरा है इसके अंदर वित्तीय शक्तियाँ। जहाँ तक प्रस्तुतिकरण का प्रश्न है, वित्त विधेयक दोनों ही सदनों में पहले प्रस्तुत नहीं होते, परंतु जहां लॉर्ड सभा इसमें केवल महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं कर सकती, सीनेट केवल प्रारंभिक धारा को छोड़कर सब कुछ बदल सकती है। तो दोनों की स्थिति में अंतर है। लॉर्ड सभा वित्त विधेयक को केवल 1 महीने के लिए रोक सकती है। अमेरिका में जब तक दोनों सदन किसी विधेयक के विषय में एकमत न हो जाए तब तक वो विधेयक पास होना संभव नहीं है। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक को देखें यदि हम, तो संविधान संशोधन संबंधी विधेयक के बारे में लॉर्ड सभा की स्थिति साधारण विधेयकों जैसी ही है। विधेयकों का प्रस्तुतिकरण लॉर्ड सभा व कॉमन सभा दोनों में ही हो सकता है, पर अंतिम निर्णय कॉमन सभा के ही हाथ में रहता है। इसके विपरीत सीनेट की स्थिति लॉर्ड सभा की तुलना से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि संवैधानिक विषयों के संबंध में उसे सब तरह से प्रतिनिधि सदन के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ देखें तो सीनेट को संधियों के पुष्टिकरण का, राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों के पुष्टिकरण का और विविध विभागों के विरुद्ध जांच का तथा युद्ध की घोषणा के संबंध में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। इन शक्तियों के लिए सीनेट राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखती है। इन शक्तियों के कारण सीनेट का महत्व प्रतिनिधि सदन से अधिक हो गया है, किंतु ब्रिटेन की लॉर्ड सभा को इस प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। न्यायिक शक्तियाँ यदि हम देखें तो न्यायिक क्षेत्र में सीनेट व लॉर्ड सभा की तुलना की जाए तो लॉर्ड सभा की स्थिति अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि लॉर्ड सभा जो है अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में कार्य करती है। निर्वाचन देखें हम तो सीनेट के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि लॉर्ड सभा के सदस्यों का मनोनयन होता है। और लास्ट है इसके अंदर राजनीतिक महत्व। इंग्लैंड में कॉमन सभा की सदस्यता का राजनीतिक महत्व है, जबकि अमेरिका में सीनेट की सदस्यता का राजनीतिक महत्व है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं लॉर्ड सभा न केवल द्वितीय सदन बल्कि गौण सदन है, खासकर सन 1911 तथा 1949 के संसदीय अधिनियमों के पश्चात लॉर्ड सभा बिल्कुल शक्तिहीन हो गई है। अब तो लॉर्ड सभा कॉमन सभा के काम पर विचार करने वाली एक संस्था मात्र
रह गई है। मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है, लॉर्ड सभा के प्रति नहीं। राज्य में लॉर्ड सभा की स्थिति अत्यंत घटिया दर्जे की है। यदि कॉमन सभा किसी विधेयक को पास करने का निश्चय कर ले तो लॉर्ड सभा के लाख विरोध करने पर भी वह विधेयक पारित हो जाएगा। अड़ियल और बाधक लॉर्ड सभा के दिमाग को ठिकाने लगाने के लिए ये धमकी बहुधा काफ़ी होती है कि उसे पीयरों से भर दिया जाएगा। इंग्लैंड के द्वितीय सदन की कमजोरी को बहुधा इस कथन के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है कि लॉर्ड सभा न केवल द्वितीय बल्कि गौण सदन है। धन्यवाद।